Good morning, class 8. Students, we are in chapter number 9, the making of the national movement 1870s to 1947. And this chapter is related to a history portion and we have done several topics regarding this chapter. हम लोगों ने कांग्रेस की फॉर्मेशन देख ली, द डिवीजन ऑफ बंगाल वी हैव आल्सो सीन, कांग्रेस हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेडिकल एंड मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन. वी हैव ऑल सीन ऑल दीज टॉपिक्स. Now we will move forward to our next topic which is the growth of mass nationalism. Nationalism हमारे इस टॉपिक का एक तरीके से इस चैप्टर का पहला टॉपिक था, वो था द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म की एक तरीके से स्टार्टिंग हम जिसे बोल सकते हैं. अब यहाँ पर बात की जा रही है हमारे टॉपिक को अगर हम डिस्क्राइब करें, मास नेशनलिज्म. इस टाइम पीरियड तक आते आते जो हमारी विचारधारा थी, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, एक तरीके से ब्रिटिशर्स से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, उनके अत्याचारों से तंग आ चुके थे. हम लोग बहुत सारी फॉर्मेशन कर रहे हैं, कांग्रेस ने फॉर्मेशन कर दी. पहले उनके जो थॉट्स थे थोड़े लीनियंट थे टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, बट नाउ अब जो उनके थॉट प्रोसेस है एक तरीके से चेंज हो गया. इसी वजह से कांग्रेस टू पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी. अब हमें क्या चाहिए, मास नेशनलिज्म को पढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि किन किन नए लीडर्स की एंट्री होती है आगे आने वाले सालों में. बिकॉज हम लोगों ने 1870 से स्टार्ट किया था, अब हम लोग 1905 बंगाल डिवीज़न तक आ चुके हैं, 1907 सब कुछ मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन से लेकर दोनों के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मौजे तक आ चुके हैं. अब आगे आने वाले ईयर्स में हम लोग देखते हैं कि होता क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. After 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement. 1919 तक आते आते ये ब्रिटिशर्स से तंग होने या फिर परेशान होकर उन्हें जड़ से उखाड़ने की, उन्हें नहीं मतलब उनकी जो सत्ता है, उनकी जो पावर है, उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की जाने लगी थी. कैसे? इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वुमेन्स इन लार्ज नंबर्स एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल एज. नाउ एक इंसान के चाहने से तो ब्रिटिशर्स जाएंगे नहीं कि जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं मोहित चाहते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर नहीं रहें, तो क्या मोहित के चाहने से ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं है. अगर मान लीजिए कि किसी मॉनिटर को हटाना है तो मोहित के चाहने से मॉनिटर नहीं हटेंगे, और भी बच्चों के चाहने से मॉनिटर्स हटेंगे. अब इस बात पे जो मोहित हैं वो ऑफेंस न लें. चलिए, तो एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने कि किसी एक के चाहने से ऐसा नहीं हो सकता है. हमने क्या किया, उस एक इंसान को हटाने के लिए मोहित, जसवंत और हम लोगों ने जतिन, परी एंड और भी बच्चों को इंक्लूड किया, जिसकी वजह से हम लोग अपनी आवाज़ को और एक तरीके से ऊंची स्वर में उठाने लग गए, जिसे पवन ने भी साथ दिया है, हर्षित ने भी साथ दिया है इस चीज़ों का. एंड हमारी क्लास में तो बहुत सारे मोहित हैं, उनसे हम रिलेट कर सकते हैं. तो एक इंसान के होने से नहीं, सभी के साथ देने की वजह से इस मूवमेंट को एक बल मिला, इस मूवमेंट को एक फोर्स मिली. अब फोर्स मतलब वो धक्का नहीं, एक तरीके से एक इंसान बोलेगा कोई नहीं सुनेगा, बट बहुत सारे लोग बोलेंगे तो सुनना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर बात की जा रही है किनको इन्होंने इकट्ठा किया. उन्होंने एक तरीके से इस मूवमेंट में लगाया पीजेंट्स, किसानों को, ट्राइबल्स. हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं क्या क्या ट्राइब कम्युनिटी के साथ किया उन्होंने. स्टूडेंट्स ही एक तरीके से आवाज़ होते हैं एक सोसाइटी के एंड एक कंट्री के. स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने साथ लिया, वुमेन्स को साथ लिया, ताकि अपनी बात को बेबाकी से सामने रख सकें. ब्रिटिशर्स की एक तरीके से रूल को वो अब डिनाई कर रहे थे, हम लोग डिनाई कर रहे थे. फैक्ट्री वर्कर्स भी परेशान थे उन सभी से. Certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920s. Why was this so? अब पहले के टाइम में हम लोग ये देखते थे ना कि उन्हें भगाना कौन चाहता है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना कौन चाहता है, जिनसे वो परेशान हो गए, जैसे लेबर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, उन्हें वो परेशान करे. जिनके पास पैसा है उनको तो कोई परेशान कर ही नहीं रहा है. तो पर यहाँ पर आते आते जो एक तरीके से हम बोलेंगे अपर क्लास, मिडिल क्लास के लोग भी हमारा साथ दे रहे थे. 1857 वाली जो वॉर थी उसमें हम लोग एक बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम लोग यूरोप को रिलेट करेंगे.
सो ये वॉर जो है वो 4 साल चली थी लगभग। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारा कोई लेना देना नहीं था, वो उन लोगों के बीच में चल रही है, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों के बीच में चल रही है, यूएसए बीच में कूद रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। इट लेड अ ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। अब रिलेटेड तो ब्रिटेन भी है उससे, तो इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन का कहीं और पर लड़ना हमारे लिए इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि डिफेंस सिस्टम ब्रिटेन को अपना मजबूत करना था। ब्रिटेन ने क्या किया, द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। अब उन्होंने क्या किया, पैसे होने चाहिए थे अपने लिए, उन्होंने क्या किया, हमसे वसूलने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए। लड़ाई उनके यहाँ हो रही है, उन्हें चाहिए पैसे, हम वसूल किससे रहे, वो हम लोग से वसूल रहे, मतलब हमारा तो कोई काम ही नहीं है इन लड़ाइयों के बीच में, फिर भी भुगत कौन रहा था, इंडियंस भुगत रहे थे। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू शार्प राइज इन प्राइसेस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। अब देखिए चीज़ें वो लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं अपनी आर्मी पे, वहाँ की आर्मी पे, और अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। सप्लाईज जो है वो लोग वहाँ ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कमी कहाँ हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है। अब जब कमी होगी तो लोगों को परेशानी होगी, आम आदमी को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। अब वहीं पर जो अमीर लोग थे उन्हें फ़ायदा हो रहा था क्योंकि वो लोग उनके जो भी सामान था उसको अपने दामों पर लेके जा रहे थे। पिस कौन रहा है यहाँ पर, पिस हमारी भोली सी कॉमन पीपल रहे, आम जनता रही थी। Now, as you have seen in chapter number 7, the war created a demand of industrial goods, jute bag, cloths and rails, and cause a decline of imports from the other countries into India। हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 7 में कैसे वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था, जिस वजह से हमारे जो कपड़े थे वो कम बिकने लग गए थे, वो सारी चीज़ें। इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द वॉर्स एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगैन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। वो तो बात हो गई बात की, उससे पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के क्लॉथ्स मिलते थे, उनके दीवाने थे ब्रिटिश की, हमारी ब्रिटिश की जो क्वीन थी वो दीवानी थी, ठीक है, वो पहनती थी। अब उसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पर एक तरीके से डेवलपमेंट हुई थी, इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी वॉर के टाइम पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम लोग यहाँ से निकाल सकें। तो इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगैन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। और जब ज़्यादा डिमांड होगी, हम लोग ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, तो एक तरीके से हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। द वॉर ऑल्सो लेड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी, विलेजेस वर pressurized to supply soldiers for an alien cause। एलियन कॉज का मतलब क्या होता है, एलियन मतलब जिसे हमने कभी नहीं देखा, हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं, हमने कोई मिल गया में देखा, जादू। अब ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरी हो कि किसी के घर में जादू छिपके ही बैठा हो, तो एक मूवी थी, एक फिक्शन मूवी थी जिसमें एलियन को दिखाया गया था, बट हमने आज तक कभी भी एलियन को देखा नहीं। तो एलियन चीज़ मतलब बड़ी अनोखी चीज़ जिसे किसी ने नहीं देखा, एकदम बेतुका। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वॉर जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उधर हो रही है ब्रिटेन में, ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी आर्मी बढ़ाए जा रहे, विलेजर्स, गांव वालों को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप सोल्जर्स को सामान दो, ठीक है, कोई बेस नहीं है, कोई तुक नहीं है, बस उनको सप्लाई कीजिए। लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, और इंडिया से भी सोल्जर्स भेजे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच imperialist power were exploiting the people of Asia, Africa and with a desire to oppose colonial rule in India। अब देखिए वॉर में यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारों की डेथ हो गई थी, कुछ जो लोग वापस आए उन्हें समझ में आ गया कि हमारे भले के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपना मतलब निकालना है। अपने मतलब जब निकलता है, जैसे जब अपना मतलब हुआ तो हमें वहाँ पे भेज दिया। तो एक तरीके से अब उन्हें समझ में आ गया है कि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से हमें उखाड़ फेंकना है। फर्दरमोर इन 1917 देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन रशिया। रशिया में भी रिवॉल्यूशन चल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, रशिया इधर है और यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। वहाँ पर भी एक तरीके से हम लोग वॉर क्यों होती है, जब
दो कम्युनिटीज़ के बीच में डिससेटिस्फैक्शन हो। एक कम्युनिटीज़ है वर्कर्स की मांगें नहीं मानी जा रही है, उनसे खूब सारा काम करवाया जा रहा है। तो रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो थोड़ा पहले का टाइम पीरियड है। रशियन रिवॉल्यूशन में भी बहुत सारी ये चीज़ें देखने को मिली थी। जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पिस रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो हमारे क्रांतिकारी हम जैसे बोल सकते हैं, तो इन क्रांतिकारियों ने अलग अलग जगहों में किस तरीके से सिचुएशंस थी उन पर नज़र रखी थी। बहुत सारे लोग रशियन रिवॉल्यूशन से भी इंस्पायर हुए थे। तो हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कि इंडिया भी एक तरीके से बहुत अफेक्टेड हुआ था इन दो इंसिडेंट की वजह से ना। और नेक्स्ट पॉइंट इज द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अभी तक देखिए 1917 हम लोगों ने एक मेजर पॉइंट रशियन रिवॉल्यूशन का पढ़ लिया, बट अभी तक महात्मा गांधी की एंट्री नहीं हुई। मतलब हम लोग 1870s को देखते देखते हम यहाँ तक आ चुके हैं, बट अभी तक द मेन लीडर ऑफ फ्रीडम फाइट महात्मा गांधी की एंट्री अब होने वाली है। कैसे, वो देखते हैं। इट इज़ इन दीज सर्कमस्टेंसेज द महात्मा गांधी एमर्ज एज अ मास लीडर। अब इन सभी जो काम हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बीच में एक लीडर के तौर पे कौन उभर के आए हैं? अ मास लीडर के तौर पर महात्मा गांधी। एज यू मे नो, गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो 1915 में कहाँ से? साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी की एंट्री होती है। उनकी एज थी 46 की एज पर वो इंडिया में आते हैं। Having led Indians in that country in non-violent marches against racialist restrictions, he was already a respected leader knowingly internationally. Now ऐसा नहीं है कि एक कॉमन पीपल इंडिया में है, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे एक तरीके से अपनी बात को नॉन वॉलेंटली तरीके से रखने के हिसाब से। अपनी बातों को मार के कोई काम करवाया जा सकता है, इससे अच्छा अगर बोल के उसे करवाया जाए तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो महात्मा गांधी वैसे तो इंटरनेशनली फेमस थे, और वो कैसे अपनी बातों को मनाते थे या फिर बातों को दूसरों के सामने रखते थे? नॉन वॉयलेंट तरीके से। एक तरीके से वॉयलेंस के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। His South African campaign had brought him in contact with various type of Indians, Hindus, Muslim, Parsis and Christians, Gujaratis. अब जब वो साउथ अफ्रीका में एक तरीके से अपना विद्रोह जता रहे थे, साउथ अफ्रीका में भी वो गए थे, तो साउथ अफ्रीका से ही उन्हें इंटरनेशनल फेम मिला, और उसी फेम की वजह से वो हमारे लीडर्स को भी, जैसे हिंदू लीडर्स हो गए, मुस्लिम लीडर्स हो गए, गुजराती, क्रिश्चियन, पारसी लीडर, तमिल, नॉर्थ इंडियन लीडर्स को जान चुके थे, एंड अपर क्लास मर्चेंट, लॉयर एंड वर्कर। मतलब एक तरीके से उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी इन सभी लोगों के साथ। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन। अब एंट्री करने के बाद ही थोड़ी हम एक्शन पर उतर जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे। अब कोई मेहमान आता है, आते ही थोड़ी खाने पर टूट जाता है, पहले वो बैठता है, हम उसे पानी पिलाते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद उसे फूड दिया जाता है। यह बात की जा रही है कि उन्होंने पहले साल पूरे इंडिया में विजिट किया, देखा कि हमारी नीड क्या है, हमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, सारी ओवरऑल सिचुएशन को उन्होंने देखा। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशन वर इन लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण। अगर हम अगर उनकी जीत की बात करें, या फिर उन्होंने एक तरीके से पार्टिसिपेट किया किन में? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, where he came into contact with Rajendra Prasad and Vallabhbhai Patel. In Ahmedabad, he led a successful mill workers strike in 1918. तो ये कुछ स्ट्राइक्स के नेम हैं यहाँ पर, जिन स्ट्राइक्स को उन्होंने सक्सेसफुली एक तरीके से उसमें जीत हासिल की। इनकी डिटेल्स हम बुक के अंदर नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको करवा नहीं रही। नाउ अब हम देखेंगे 1919 से 1922 के बीच में कौन कौन से मेजर इंसिडेंट्स हुए थे। नाउ वी विल discuss the Rowlatt Satyagraha and Khilafat agitation and the non-cooperation movement in the next class. So I hope you have understood the growth of mass nationalism and the advent of Mahatma Gandhi very well. So that's it for today's class. Thank you.